Hi guys, welcome to our channel. Let's continue our chapter Introduction of Accounting. Today I will take topics are objectives, users and functions. So move to our next slide. सबसे पहले objectives of accounting. Objectives क्या है? आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स का मतलब तो मालूम ही होगा, लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग किस लिए ज़रूरी है। जो हम इतनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं पूरी अकाउंटिंग की, इतने रिकॉर्ड्स ले रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं, जो इतनी बड़ी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले पॉइंट है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हमने एनुअली जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उन सब को रिकॉर्ड करके उनको मेंटेन करके रखना। मतलब सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है उनको सिर्फ रखना नहीं, उनको मेंटेन करके रखना, उनको अलग अलग जगह क्लासिफाइड करना, उनको समराइज करना। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से हम हमारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ये सब करते हैं। तो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करना, ताकि जितने भी हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड कोई भी फ्रॉड या कोई भी ओमिशन हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में नहीं हो सके। कल को मान लो हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, हमने हमारा 50,000 रुपीज़ का कोई गुड्स है जो हमने किसी को सेल आउट किया, ठीक है। हमने वो जो ट्रांजैक्शन है वो ठीक है दिमाग में रख लिया कि हाँ भाई हमने बेचा। तो जो सामने वाली पार्टी है उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ टाइम बाद इसका पेमेंट कर दूँगा। तो आफ्टर 3 और 4 मंथ्स बाद में उसने हमें चेक दिया, तो उसमें चेक में दिया 40,000 का। तो अब हमारे पास इस चीज़ का क्या प्रूफ रहा? अगर हमने कोई बिल मेंटेन नहीं किया, अगर हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं रहा कि हमने 50,000 का माल उसको सेल किया था। वो तो यही बोलेगा कि उसने सिर्फ हमने उसे सिर्फ 40,000 का ही गुड्स सेल आउट किया है। तो ये जो फ्रॉड है, ये जो ओमिशन है, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे जितने ट्रांजैक्शंस हैं उनके हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ये एक प्रोफोर्मा है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का, इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें जितने भी हमारे साल भर में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो हमारे पेमेंट होंगे या जो हमारी रिसिप्ट्स होगी, जो हमने एक्सपेंडिचर किए हैं, जो हमारी इनकम हुई है, वो सारा हम इसके अंदर लिखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाएगा। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे साल भर में हमारे एनुअली जितने भी प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उसका पता लगाना। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या हमारा ग्रॉस लॉस हुआ है, हमारी कंपनी अप हो रही है, हमारी कंपनी डाउन हो रही है, हमारी कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, उनकी वैल्यू लेस हो रही है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए, इस चीज़ का कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस ज़रूरी है। नहीं तो हम पता नहीं लगा पाएंगे एग्जैक्टली। रफली हमें आइडिया देगा कि लमसम हमारे इतने हज़ार का हमें प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन एक्यूरेट जो अमाउंट है वो हम हमारे रिकॉर्ड्स को, हमारे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करके ही हम पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टू मूव स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिपिक्शन मीन्स रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करना। जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा? हमारी बैलेंस शीट, जो कि हमारे ईयर के एंड में बनती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? आई होप आप सबको ध्यान होगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। मान लो लेट्स अस्यूम ये जो हमारा ईयर है अभी 2020, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है वो है अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। इस बीच हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम एक साल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलेगा। उसके नेक्स्ट बाद में हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के थ्रू हर इन्वेस्टर, हर एक्सटर्नल यूज़र, हर इंटरनल यूज़र ये पता लगा सकता है कि हमारी जो बिज़नेस है, हमारा जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यह है आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मा। एक चीज़ आप याद रखिए, अगर हमारे कोई भी हमने रिकॉर्डिंग की है कोई भी ट्रांजेक्शन की, या कोई ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या कोई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हमने करते समय हमने कोई एरर कर दिया है, जैसे हमारा कोई 10,000 का अमाउंट था और हमने बाय मिस्टेक उसमें एक ज़ीरो कम कर दिया, मीन्स वो हो गया 1000। तो 10,000 और 1000 में तो 9,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो हमने मिस्टेक की है, हमने हमारे जो बुक्स है उसमें 1000 बाय मिस्टेक लिख दिया है हमारे 10,000 की प्राइस को। तो जो ये जो मिस्टेक हमने किया है इसका इफ़ेक्ट नोट आउट करना, इसका इफ़ेक्ट पूरे जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उस पर पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि एक मिस्टेक करने से हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस हैं, इतने सारे स्टेप्स हैं, तो शायद ये मिस आउट हो जाए। नहीं, इसका एक भले वो 1 रुपये का भी अमाउंट क्यों ना हो, उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में पड़ेगा। और ये पता हमें कैसे चलेगा? जो हमारी बैलेंस शीट है इसका आप लास्ट में जो आप कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में जो आप अमाउंट निकालेंगे, जस्ट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जो अमाउंट निकालेंगे वो अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अगर वो अमाउंट इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स आपने अपनी पूरी प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की। ओके, तो ये सबसे पहले हम ट्रेडिंग बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। देन उसके बाद P&L बनाएंगे। P&L से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। उसके बाद में हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट, जिसका टोटल इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड्स का, लायबिलिटी साइड का और असेट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तब जाके हमें ये कंफर्म होगा कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है, हमारे साल भर के जितने भी उसकी प्रोसेसिंग हुई अकाउंटिंग, वो सारी प्रोसेसिंग के सारे अमाउंट, सारे रिकॉर्ड, सारे ट्रांजेक्शन सब एक्यूरेट करेक्टली हैं। ओके, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो ज़रूरी है। और अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट के थ्रू हमारे जो यूजर्स हैं उनको हम बता सकते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। मैंने आपको अभी भी समझाया है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशंस है, जो भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, वो हम हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को बताएंगे किस फॉर्म में, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट, चार्ट एंड ग्राफ। एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, आपने देखा होगा एक एनुअल रिपोर्ट आती है साल के एंड में। हर बड़ा बिजनेस
हर बड़ी कंपनी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो इस बार आप ज़रूर देखिएगा, या आप लास्ट ईयर का भी कोई देख सकते हैं। हर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है। उस एनुअल रिपोर्ट में वो सारे रिपोर्ट्स, उसके स्टेटमेंट्स और वो स्टेटमेंट को बाय चार्ट या बाय ग्राफ से अपने यूज़र्स को समझाती है, ताकि उनको समझने में ईजी हो। वो क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन को देखना उनके बस की बात नहीं है, वो ना तो उनके पास इतना टाइम होगा और ना वो इतना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उसको समराइजिंग फॉर्म में, उसको शॉर्ट फॉर्म में वो अपने उस रिपोर्ट में मेंशन करती है थ्रू चार्ट, ग्राफ, स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इन ग्राफ्स और इन चार्ट्स के बेसिस पे इंटरनल जो यूज़र्स है वो क्या डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ है उनका बोनस फिक्स होता है, और जो हमें कुछ और जो हमारे जिनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ ज़्यादा होती है, और जिनसे हमारे लॉस हो रहा है वो चीज़ हमारे कम होती है। और एक्सटर्नल यूज़र्स है वो क्या डिसीजन लेता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हमारे इन्वेस्टर्स यह सोचते हैं थ्रू इन स्टेटमेंट्स और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारे यूज़र्स तक पहुंचाने का मेन काम होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ओके, सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स फिनिश हुए। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर चलते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्यों किए जा रहे हैं, वो हमारे वर्क हो जाएंगे कि इसीलिए किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शंस है फर्स्ट मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो ऑब्जेक्टिव में था हमारे सबसे पहले कि हमें जो हमारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना है। तो इसमें भी सेम फंक्शन ये है। उसमें था क्यों करना है, इसमें है क्योंकि कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना और उनको अकाउंटिंग जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, जो एक फिक्स रूल्स और प्रिंसिपल्स जो फिक्स्ड किए गए हैं उसी के मैनर में उनको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि कोई कंपनी किसी चीज़ को डेबिट कर रही है, कोई कंपनी किसी दूसरी चीज़ को डेबिट कर रही है। नो, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसमें जो फिक्स्ड रूल्स है उसी बेसिस पे सारे जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं। और जब ऑडिटिंग होती है, आपको ध्यान होगा साल के एंड में एनुअली एक ऑडिटिंग होती है, उस ऑडिट के बेसिस पे वो ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। ये आपके अभी नहीं है, आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। तो वो जो ऑडिट होती है वो ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिट भी होती है जिसमें कोई बाहर का सीए बंदा आता है और वो ऑडिटिंग करता है। तो उसे नहीं पता कि कंपनी में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए और कंपनी में जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनकी रिकॉर्डिंग किस हिसाब से हुई, उसके तो जो फिक्स पैरामीटर है उसी बेसिस पे वो सारे उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जो उसने रिकॉर्डिंग और समराइजिंग की है वो चेक करता है। इसीलिए कंपनी एक्ट के हिसाब से हर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब की रिकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक और एक अकाउंटिंग रूल्स और जो फिक्स प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हिसाब से ही होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाना। इट मीन्स फाइनल अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड्स में कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारी लास्ट एनुअल एंडिंग होती है एक किसी भी बिजनेस की, उसके एंड में लास्ट में वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है जिसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनते हैं एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। नेक्स्ट है हमारा मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, हेल्प इन ऑडिटिंग एंड कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड GST। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके थ्रू हमारी जो ऑडिटिंग है, जो साल एनुअली जो ऑडिट होती है हमारी वो हो जाती है। क्योंकि जो ऑडिटर है उसे जो सारे रिपोर्ट्स, जो सारे रिकॉर्ड्स, जो सारे ट्रांजेक्शन्स दिए जाते हैं उसके बेसिस पे वो ये पता लगा सकता है
कि इस कंपनी की जो भी इन्होंने रिकॉर्डिंग की है ट्रांजेक्शन्स की, वो सही है या गलत है। तो वो जो उसके फिक्स पैरामीटर होंगे, उसके बेसिस पे ही वो उन सारे रिकॉर्ड्स की चेकिंग करता है और कैलकुलेट किया जाता है उस कंपनी का टैक्स और उस कंपनी की जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स। सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस। जो भी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उससे मैनेजमेंट को असिस्ट करना, उसमें मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, ताकि मैनेजमेंट आगे की प्लानिंग, फर्दर प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन मेकिंग कर सके। प्लानिंग मीन्स वो आगे क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके आने वाली है, उस आगे को उसको अगर किसी चीज़ में कहीं पर उसका लूप पॉइंट है तो वो उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, कौन से सेक्टर में उसको ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, कौन से सेक्टर में उसको ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उस अगर कोई फालतू के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो अगर एक्सपेंसेस को कम किया जा सके तो इस चीज़ को भी वो नोटिस करती है, जो एक्सपेंसेस है एक्स्ट्रा के उनको कंट्रोल कर सकती है और डिसीजन मेकिंग पर्पस डिसीजन ले सकती है आगे की अपनी कंपनी के जो प्रॉफिट में है, जो जिससे उसकी कंपनी आगे बढ़ सके। सो ये आपके फंक्शंस फिनिश हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारे मेनली दो यूज़र्स होते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे दो यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो हमारे कंपनी के अंदर होते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स वो है जो हमारे बिजनेस के बाहर होते हैं। तो बिजनेस में कौन कौन हुए, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और ऑनर्स। और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से हुए, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट आ जाते हैं हम इंटरनल यूजर्स पे। इंटरनल यूजर्स कौन कौन हुए, फर्स्ट है हमारे ऑनर्स। ऑनर जो है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। ऑनर से हमें पता चलेगा, ऑनर को हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसका पता लगा सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजमेंट को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएंगे, उस बेसिस पे ही वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग का काम कर सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बोनस। तो जो उसका बोनस है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा कि अगर उसकी उस ईयर में अगर कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको बोनस भी एम्प्लॉयज़ को अच्छा मिलेगा, और अगर कम प्रॉफिट अर्न किया है तो कम मिलेगा, और अगर लॉस में गई कंपनी तो शायद ना भी मिले। ओके, तो इस बेसिस पे ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में फर्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो उस बेसिस पे वो डिसाइड कर पाएगा कि वो हमें गुड्स क्रेडिट पे दे सकता है, सप्लाई कर सकता है या नहीं। हमारी कंपनी इस पोजीशन पे है कि हम क्रेडिट पे मार्केट से माल उठा सकते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट। जो हमारे इनकम टैक्स है और हमारा जीएसटी है वो कैलकुलेट किया जाता है। अथॉरिटीज़ और जो गवर्नमेंट है वो इस फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू या अकाउंटिंग कैलकुलेट करके, अकाउंटिंग प्रोसेस के कैलकुलेट करके वो हमारे टैक्स और जीएसटी को कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस बेस पे ही हमारे इन्वेस्टर और पब्लिक हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ओके,
तो ये फिनिश हुआ आपका एक्सटर्नल यूजर्स। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें आज हमारा टॉपिक है यूट्यूब। तो यूट्यूब हैज़ अ हायर इंगेजमेंट एंड लोअर बाउंस रेट एंड देन ट्विटर एंड फेसबुक। जो यूट्यूब अपन सब यूज़ करते हैं, हम सब जानते हैं कि यूट्यूब के अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे डेली मोशंस है, डेली मोशन। लेकिन जितना यूट्यूब पॉपुलर है उतना शायद कोई भी दूसरा सोशल चैनल उतना रिलायबल हमारे बीच में नहीं होगा। तो यूट्यूब की जो इंगेजमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी बाउंस रेट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू ट्विटर और फेसबुक। मतलब लोग यूट्यूब से ज़्यादा जुड़ते हैं कंपेयर टू ट्विटर और फेसबुक के। विजिटर फ्रॉम यूट्यूब स्पेंड मोर टाइम व्यूइंग कंटेंट देन विजिटर्स फ्रॉम एनी अदर सोशल चैनल। ऑब्वियस है, हम हमारा ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे बिताते हैं कंपेयर टू ट्विटर एंड फेसबुक और एनी अदर सोशल चैनल, नॉट ओनली ट्विटर एंड फेसबुक। YouTube have 1.5 billion users account for 1/3 of all people on the internet। जितने भी हमारे इंटरनेट पे यूजर्स हैं उसका 1/3% पीपल हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारे इस बार का आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।